Hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome back to our science class जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो आज अपना ये चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है, 2 वीडियो में कंप्लीट होगा। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। भाई साहब एक्टिविटीज़ कर नहीं रहे हो, ठीक है, जो कि थोड़ा सा कंसर्न का विषय है। ठीक है, क्योंकि दिक्कत बन सकती है आपको संडे को, तो इस वजह से थोड़ा सा अपने आप को स्पीड अप करिए, थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए होमवर्क करने में, समझने में, पढ़ने में। ठीक है, वरना आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, बहुत बार बता चुके हैं, फिर से एक बार रिमाइंड कर देते हैं। ठीक, चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं आज हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करना है बहुत ही शानदार तरीके से। ये रहा अपनी पीपीटी, आवर इन्वायरमेंट चैप्टर नंबर 13, और इसके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हमारे सामने कुछ ऐसे हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे पहला टॉपिक, जो मेन टॉपिक है वो हाउ डू आवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द इन्वायरमेंट। आखिर किस तरीके से हमारी जो एक्टिविटी है डेली लाइफ की, वो किस तरीके से इन्वायरमेंट को बैडली इफेक्ट कर रही है, जिसमें 2 सब टॉपिक हैं। पहला है ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज़ गेटिंग डिप्लीटेड। ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे कि ओजोन लेयर क्या होती है और ये किस तरीके से डिप्लीट हो रही है, किस तरीके से ये इसकी जो लेयर है वो उसमें छिद्र हो रहे हैं, उसमें छेद हो रहे हैं, होल बन रहे हैं। दूसरा सब टॉपिक है मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। जो गंदगियाँ हम लोग अपने डेली लाइफ में प्रोड्यूस करते हैं, अपने घर परिवार में प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको कैसे मैनेज करना है जिससे हमारा एनवायरनमेंट ग्रीन एंड क्लीन रहे। तो ये 2 अपने टॉपिक होने वाले हैं। चलते हैं अपनी NCERT की तरफ और देखते हैं आज का अपना क्लास। ठीक है, तो मेन टॉपिक हमारे सामने है हाउ डू आवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द इन्वायरमेंट। आखिर हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो किस तरीके से इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती है। वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। चेंजेस इन द इन्वायरमेंट अफेक्ट अस एंड आवर एक्टिविटी चेंज द इन्वायरमेंट अराउंड अस। कह रहे हैं हम और इन्वायरमेंट, वी एंड आवर इन्वायरमेंट आर एन इंटीग्रल पार्ट, एक दूसरे पर डिपेंडेबल पार्ट हैं। ठीक है, हमारे द्वारा यदि हम कुछ चेंजेस करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा इन्वायरमेंट बदल जाता है, और इन्वायरमेंट के बदलने से हमें भी दिक्कत होती है। जैसे सर्दी से गर्मी, गर्मी से बरसात, ये सब होता है ना, इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आते हैं, टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तो वो हमें अफेक्ट करता है, सर्दी जुकाम बुखार ये सब हो जाता है। और जब हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं तो उससे इन्वायरमेंट भी इफेक्ट होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, अर्थ का तापमान, अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? वी ह्यूमंस, हम ह्यूमंस जिम्मेदार हैं। तो दोनों क्या हैं? इंटीग्रल पार्ट हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेबल पार्ट हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन इन क्लास 9th हाउ आवर एक्टिविटीज पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। क्लास 9th में हम लोग देख चुके हैं कि हमारे एक्टिविटीज किस तरीके से इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। In this chapter, we shall be looking at 2 of the environmental problems in detail, that is depletion of ozone layer and waste disposal. तो इस चैप्टर में हम लोग मेनली यही चीज़ देखेंगे कि किस तरीके से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है और अपना वेस्ट डिस्पोजल किस प्रकार हमें करना है। तो पहला सब टॉपिक अपने पास आता है ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज गेटिंग डिप्लीटेड। ओजोन लेयर क्या है और ये किस तरीके से डिप्लीट हो रही है। ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है O3, ऑक्सीजन का O2 है, ओजोन का O3 है। O3 is a molecule formed by 3 atoms of oxygen, while O2, which is normally referred to as oxygen, is essential for all aerobic forms of life. ठीक है, ओजोन क्या है, ओजोन किस तरीके से बना हुआ है, तो ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से बना हुआ है। और यही बात करें कि ऑक्सीजन क्या होता है, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, O2, मतलब 2 ठो ऑक्सीजन के 2 एटम से मिल करके हमारा बना हुआ है ऑक्सीजन का फॉर्मूला। ठीक है, और जो कि सभी फॉर्म्स ऑफ लाइफ, एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ, मतलब जो सांस रेस्पिरेशन वगैरह, ऐसे जीव जो रेस्पिरेशन करते हैं,
ठीक है, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओजोन इज अ डेडली पॉइजन। ओजोन क्या है? एक पॉइजन के रूप में है। However, at the higher levels of the atmosphere, ozone performs an essential function. ओजोन है तो एक पॉइजन, डेडली पॉइजन है, लेकिन हाइयर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर के हाइयर लेवल पे क्या है? ये बहुत ही इसेंशियल फंक्शन प्ले करती है। इट सील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। ये क्या करती है? ये हमारे अर्थ को एक शील्ड प्रोवाइड करती है जो कि हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेज से हमें क्या करता है? सेफ्टी प्रदान करता है। दिस रेडिएशन इज हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिजम्स। ये जो रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, इससे इंसानों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको भारी नुकसान पहुंचता है। जैसा होता है ना, जहर का काट जहर होता है, जहर का काट जहर होता है, तो अल्ट्रावायलेट रेज हमारे लिए जहर है। और एक ऊपर जहर की एक और लेयर है, वो है ओजोन। ओजोन क्या करती? अल्ट्रावायलेट रेज को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देती है, डीएक्टिवेट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज नोन एज कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बींग। इस अल्ट्रावायलेट रेज, यदि ओजोन लेयर ना हो तो अल्ट्रावायलेट रेज हमारे पास तुरंत पहुंच जाए और उससे क्या होगा? स्किन कैंसर वगैरह ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलते हैं। Ozone at the higher levels of atmosphere is a product of UV radiation acting on oxygen. ओजोन क्या है? तो ओजोन है जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का ऑक्सीजन के साथ क्या होता है? ऑक्सीजन और अल्ट्रावायलेट रेज एक दूसरे पर जब पड़ती हैं तब ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो ऑक्सीजन और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का जब मिलन होता है तब ओजोन लेयर क्या होती है? फॉर्म होती है। द हायर एनर्जी यूवी रेडिएशन स्प्लिट अपार्ट सम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 इंटू फ्री ऑक्सीजन एटम्स। क्या होता है? जब ऑक्सीजन O2 पर अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती है, यूवी रेज सन की तरफ से आ रही है, तो ये इसको क्या दो भागों में डिवाइड कर देती है, O+O। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? O2 है। इस पर जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ती है तो इसमें स्प्लिट हो जाता है, ऑक्सीजन के दोनों एटम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और ये जो एक ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का एक एटम ऑक्सीजन के दो एटम से मिल करके क्या बना देता है? O+O2 गिव्स O3। समझे बात को किस तरीके से काम हो रहा है? सबसे पहले देखो, ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन के दो एटम थे, ठीक है, O2, इस पर अल्ट्रावायलेट रेज पड़ी तो ये दोनों अलग अलग हुआ है, O+O। अब जो O+O हुआ, ऑक्सीजन का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम, ये जाकर के ऑक्सीजन O2 से मिलते हैं और फिर O3 फॉर्म होता है। दीज एटम्स देन कंबाइन विद द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन एज शोन। देखो, O2 पर अल्ट्रावायलेट रेज रेडिएशन हो रहा है तो O+O हो रहा है, फिर ये एक O आकर O2 से मिलता है और O3 का फॉर्म होता है, जिसको हम लोग ओजोन के नाम से जानते हैं। The amount of ozone in the atmosphere began to drop sharply in the 1980s। कह रहे 1980s के समय में ओजोन की एटमॉस्फेयर में जो ओजोन का अमाउंट था वो बहुत तेज गति से डाउन हो रहा था, गिर रहा था। This decrease has been linked to synthetic chemicals like chlorofluorocarbons which are used as refrigerants and in fire extinguisher। तो ये जो ओजोन लेयर का डेप्लीशन हो रहा था 1980s में, ये हो रहा था CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और जो कि पाई जाती है हमारे रेफ्रिजरेटर में और हमारे फायर एक्सटिंग्विशर में। ठीक है, तो इससे ओजोन लेयर क्या हो रही थी? हमारी डिप्लीट हो रही थी। इन 1987 द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम UNEP सक्सीडेड इन forging an agreement to freeze CFC production at 1986 लेवल्स। तो इस पर फिर कुछ मतलब जो पर्यावरण के बारे में शुभचिंतक होते हैं, तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने कहा कि हमें क्या करना पड़ेगा? ये CFC के प्रोडक्शन को थोड़ा सा फ्रीज करना पड़ेगा, थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा।
नहीं तो हमारी ओजोन लेयर ख़त्म हो जाएगी और हम सब स्किन कैंसर और अलग अलग बीमारियों के तहत मारे जाएंगे। इट इज़ नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू मेक CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो अब ये मैंडेटरी है कि हम ये मैंडेटरी है सारी कंपनीज पर कि आप CFC फ्री रेफ्रिजरेटर बनाइए जिससे कि ओजोन लेयर डेप्लीट ना हो। ठीक है भाई। एक्टिविटी 13.4 यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू रीड एंड यू हैव टू सॉल्व। ठीक है, खुद से करिए एक्टिविटी। इसके बाद आते हैं अपना अगला टॉपिक, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। कह रहे हैं जो गार्बेज हम प्रोड्यूस करते हैं उनको हम कैसे मैनेज करें कि जिससे हमारा एनवायरनमेंट ग्रीन एंड क्लीन रहे। इन आवर डेली एक्टिविटीज वी जनरेट अ लॉट ऑफ मटेरियल दैट आर थ्रोन अवे। कह रहे हैं कि हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ बहुत सारी ऐसी हैं कि जिसमें हम बहुत से गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं और जिसे हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं ओपन इन्वायरमेंट में। What are some of these waste materials? What happens after we throw them away? आखिर वो जो हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है वो है क्या, और यदि उसको हम ओपन ग्राउंड में थ्रो कर देते हैं फिर उसका क्या होता है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम चल रहे हैं एक एक्टिविटी परफॉर्म करने और इसमें हम लोग कुछ आंसर्स खोजने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो तुम देखते होगे कि हमारे डे टू डे लाइफ में जो हम लोग वेस्ट चीज़ों को बाहर फेंकते हैं उसमें से कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो डिग्रेडेबल होती हैं, बायोडिग्रेडेबल, जो इजीली डिकम्पोज हो जाती हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो डिकम्पोज नहीं हो पाती हैं या बहुत कई सौ सालों बाद होती हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इस एक्टिविटीज़ में कुछ ऐसा ही करना है कि आखिर कौन से ऐसे गार्बेज हैं जो इजीली डिकम्पोजेबल हैं और कौन से ऐसे गार्बेज हैं जो नॉन डिकम्पोजेबल है या फिर वो कई सौ साल बाद डिकम्पोज होंगे। तो इस एक्टिविटी में यही करना है। तो इसको रीड करना और इसके आंसर्स खोज करके कॉपी में लिखने की कोशिश करना भाई साहब। ऐसे हवाई मत करना कि सर जी हमको समझ में ही नहीं आया। ठीक है, we have seen in chapter on life process that the food we eat is digested by various enzymes in our body. Have you ever wondered why the same enzymes does not break down everything we eat? कह रहे हैं कि हम लाइफ प्रोसेस में ये पढ़ चुके हैं कि हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, जो क्या काम करते हैं, जब हम कुछ खाते हैं तो उसको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। लेकिन क्या वो एंजाइम सभी चीज़ को ब्रेक डाउन कर पाएंगे? सभी चीज़ को ब्रेक डाउन कर पाएंगे? तो ऐसा तो हमको देखने को नहीं मिलता है। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन दियर एक्शन। स्पेसिफिक एंजाइम्स आर नीडेड फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। ठीक है, एंजाइम्स में भी कई क्वालिटी होती हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ इसी फूड आइटम्स को ब्रेक करेंगे और दूसरा काम हम नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक फूड टाइप को ही ब्रेक करने के उनके पास क्या होती है, क्वालिटी होती है, उनके पास कैपेसिटी होती है। ऐसा नहीं कि सब चीज़ को ब्रेक डाउन कर देंगे। ठीक है, दैट इज वाई वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी इफ वी ट्राई टू ईट कोल। बिकॉज ऑफ दिस मेनी ह्यूमन मेड मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक्स विल नॉट बी ब्रोकन डाउन बाई द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और अदर सैप्रोफाइट्स। ठीक भाई, तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि हमारे जो एंजाइम्स हैं वो सब चीज़ को ब्रेक नहीं कर सकते। यदि हम कोल खाएंगे तो ऐसा नहीं कि कोल से हमें एनर्जी मिलेगी। भाई कोल एक फ्यूल है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है, लेकिन यदि हम उसको खा लें और सोचें हमारे शरीर में एनर्जी आ जाए तो ऐसा तो होते हुए दिखता नहीं। ठीक है, तो कह रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस मेनी ह्यूमन मेड मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक्स विल नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और अदर सैप्रोफाइट्स। तो ऐसे जो ह्यूमन के द्वारा बनाए हुए मटेरियल्स हैं, ज़्यादातर ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि बैक्टीरिया और सैप्रोफाइट्स के द्वारा ब्रेक डाउन नहीं किए जा पाते हैं। These materials will be acted upon by a physical process like heat, pressure, but under the ambient condition found in our environment, these persist for a long time. इन सब मटेरियल्स जो कि ह्यूमन मेड हैं इनको डिकम्पोज किया जाता है कुछ प्रेशर से, कुछ हीट से, लेकिन ये तब पर भी हमारे अर्थ पर बहुत दिनों तक अवेलेबल रहती है जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं।
अब यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल। जो नेचुरली बायोडिग्रेड हो जाएं, जो नेचुरली डिकम्पोज हो जाएं इजिली बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू, उनको हम बायोडिग्रेडेबल आइटम कहते हैं। हाउ मेनी ऑफ द सब्सटेंस यू बरीड वर बायोडिग्रेडेबल? Substances that are not broken down in this manner are said to be non-biodegradable. Biological process, natural process अपनाते हुए कोई चीज़ डिकम्पोज नहीं हो रही है तो हम उसको non-biodegradable material बोलेंगे. These substances may be inert and simply persist in the environment for a long time or may harm the various members of the ecosystem. तो भाई साहब बात ऐसी हो रही कि ऐसे आइटम्स जो कि डिग्रेडेबल नहीं हैं और बहुत दिनों तक हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल रहते हैं, तो वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स को इफ़ेक्ट कर सकते हैं और हमारा जो इकोसिस्टम है जिसमें सभी बायोटिक एंड एबायोटिक चीज़ें आती हैं और एक दूसरे पर डिपेंड हैं, एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल करती हैं, तो उस पर भी इकोसिस्टम पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा. अगेन वी हैव एक्टिविटी 13.6. तो इसको पढ़िए, बहुत आसान एक्टिविटी है, पढ़ोगे तब, नहीं तो भाई तब तो सारी चीज़ें हैं. ठीक है. उसके बाद तुम्हारे इंटरेस्ट क्वेश्चन है कुछ, ये भी बहुत ही आसान है. बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या चीज़ें हैं. ठीक है. विजिट एनी टाउन और सिटी एंड वी आर श्योर टू फाइंड हीप्स ऑफ गार्बेज ऑल ओवर द प्लेस. कह रहे हैं किसी टाउन या फिर सिटी को विजिट करो और वहाँ पर तुम नॉर्मली देखोगे, नेसेसरली देखोगे कि वहाँ पर गार्बेज के हीप जमा हुए हैं, गार्बेज के पहाड़ जमा हुए हैं. विजिट एनी प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट एंड वी आर श्योर टू फाइंड द प्लेस लिटर्ड विद एम्प्टी फूड रैपर्स. एम्प्टी फूड रैपर्स मतलब चिप्स के, बिस्किट्स के, टॉफ़ीज़ के, चॉकलेट्स के, ये सब के लिटर्स मतलब रैपर्स पड़े हुए हैं इधर उधर. In the earlier classes, we have talked about the problems of dealing with the garbage that we generate. Let us now look at the problem a bit more deeply. तो कह रहे हैं कि ये जो रैपर्स हैं, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं हैं, प्लास्टिक्स हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट को एडवर्सली इफेक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पर वापस से एक एक्टिविटी ये करते हैं, एक्टिविटी 13.7, जिसमें ये कह रहे हैं कि जो हम, ठीक है, इसको रीड करना फिलहाल तुम्हें बता देते हैं, जो हम वेस्ट जनरेट करते हैं अपने हाउस में, तो उसके लिए हमारी जो सरकार है, हमारी जो पंचायत है, हमारी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर निगम है, वो क्या प्रयास कर रहे हैं. तो देखते होंगे नगर निगम क्या प्रयास करती है. ठीक है. सुबह सुबह एक गाड़ी आती है, कूड़े वाला आया घर से कचरा निकाल, और 2 अलग अलग डब्बे रखती है, एक सॉलिड वेस्ट और एक लिक्विड वेस्ट. ठीक है. तो अलग अलग करने का उसका यही तात्पर्य है कि कौन सी डिग्रेडेबल है, कौन सी डिग्रेडेबल है, कौन सी नॉन डिग्रेडेबल है, किसको हम वापस से फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स वगैरह बना सकते हैं, किसको हमें फैक्ट्रीज में भेजना होगा जिससे वो दूसरे आइटम में वो कन्वर्ट हो सके. भाई प्लास्टिक्स है तो उससे कुछ टॉय बना देंगे या उसको किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इधर उधर पड़ी रहेगी तो इन्वायरमेंट को वो नुकसान पहुँचाएगी. ठीक है. तो हमारी सरकार कुछ ना कुछ करती रहती है वेस्ट मैनेजमेंट का काम, जिसमें एक वो एग्जाम्पल है ही, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, कूड़े वाला, ऐसा कुछ है एग्जाम्पल. ठीक है. तो इसको पढ़ लेना जरा. एक्टिविटी 13.8, इसमें तुम्हारा सीवेज सिस्टम, तुम्हारे गली मोहल्ले में सीवेज सिस्टम कैसे चलता है, सीवेज की किस तरीके से साफ़ सफाई हो रही है. ठीक है. तो इसको पढ़ना, समझना और थोड़ा सा इंटरनेट का भी इस्तेमाल करना कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं हमारे आसपास, किस तरीके से सीवेज मैनेजमेंट चल रहा है. ठीक है. Improvements in our lifestyle have resulted in greater amount of waste material generation. ठीक है. कह रहे हैं कि हमारी लाइफ स्टाइल इम्प्रूव हो रही है, अब हम थोड़ा सा इन्वायरमेंट कंसर्न हो रहे हैं. इसीलिए एक कंपटीशन होता है कि सबसे साफ शहर कौन सा है. ठीक है. हर ईयर एक कंपटीशन होता है, एक सर्वे होता है, सबसे साफ शहर कौन सा है. ठीक है. तो उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग शहर, और फिर जो भाई अच्छा परफॉर्म करता है उसकी तारीफ़ होती है, नंबर 1 जो आता है. तो इस तरीके से बहुत सारे कंपटीशन, बहुत सारे तुम्हारे प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जिससे लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव फील करते हैं और अपनी सिटी को और साफ़ करने की कोशिश करते हैं.
Changes in attitude also have a role to play. With more and more things we are becoming disposal. We use becoming disposal. तो अब हम लोग कंसर्न हो रहे हैं एनवायरनमेंट के प्रति, तो अब हम उसी चीज़ों को यूज करते हैं जो कि डिस्पोजल है, जो कि हम इजिली बायोडिग्रेडेबल है, उसी को यूज कर रहे हैं. Changes in packaging have resulted in much of our waste becoming non-biodegradable. What do you think will be the impact of these on our environment? जो पैकेट्स वगैरह आते हैं, जो प्लास्टिक्स के होते हैं, पॉलीथीन के होते हैं, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं और वो हमारे इन्वायरमेंट को किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं ये तुम जानते ही हो. Disposal cups in trains, think it over. If you ask the question, if you ask your parents, they will probably remember a time when tea in trains was served in plastic glasses which had to be returned to the vendor. कह रहे हैं कि बहुत पुरानी बात है, अपने पेरेंट्स से पूछो तो पहले क्या होता था कि ट्रेन्स में प्लास्टिक ग्लासेस दी जाती थी, उसी में टी सर्व किया जाता था और बाद में जब टी हमने कंज्यूम कर लिया तो उसके बाद वो ग्लास वापस करनी पड़ती थी ट्रेन को, वेंडर्स जो आते थे. द इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्पोजल कप्स वॉज हेल्ड एज अ स्टेप फॉरवर्ड फॉर रीजन्स ऑफ हाइजीन. लेकिन उसमें थोड़ा सा हाइजीन की दिक्कत थी. भाई किसी में कोई बीमारियां हो, कोई डिजीज़ हो और वो उसी ग्लास से सब पी रहे हैं तो ईजिली क्या हो सकती है, डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है अदर पर्सन में. तो इसलिए इंट्रोडक्शन हुआ डिस्पोजल कप्स का, जो आज कल हम लोग इस्तेमाल करते हैं. नो वन एट दैट टाइम परहैप्स थॉट अबाउट द इम्पैक्ट कॉज्ड बाय द डिस्पोजल ऑफ मिलियंस ऑफ दिस कप्स ऑन अ डेली बेसिस. लेकिन जो डिस्पोजल कप थी ये इतनी ज़्यादा मात्रा में हमें दिखने लगी, इसके बारे में कोई सोचा नहीं होगा कि मिलियंस ऑफ कप्स एक दिन में यूज हो रहे हैं. Some time back, कुल्हड़ that is disposal cups made of clay were suggested as an alternative. कह रहे हैं कुल्हड़ का यदि इस्तेमाल करें क्योंकि कुल्हड़ जो होता है वो क्ले से बनता है और वापस जब उसको हम फेंक देते हैं तो वापस से वो मिट्टी में मिल जाता है, तो कुछ ऐसा एनवायरनमेंट पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा. But a little thought showed that making these कुल्हड़s on a large scale would result in the loss of the fertile topsoil. लेकिन कुछ लोगों ने कहा भाई साहब हम कुल्हड़ बनाएंगे तो कुल्हड़ की मिट्टी कहाँ से पाएंगे, जो हमारी टॉप सॉइल हैं, फर्टाइल सॉइल हैं, जहाँ से हम क्रॉप ग्रो करते हैं उनको दिक्कत बनेगी. यदि हम फर्टाइल सॉइल से हम बनाने लग गए कुल्हड़ तो फिर फसल कैसे होगी. नाउ डिस्पोजल पेपर कप्स आर बीइंग यूज्ड. अब हम लोग क्या यूज करते हैं, डिस्पोजल पेपर कप. What do you think are the advantage of disposal paper cups over disposable plastic cups? ठीक है, कह रहे हैं कि आखिर ये बताना है हमें कि दोनों में फ़र्क क्या है, डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स और डिस्पोजेबल पेपर कप्स. तो भाई साहब है दोनों डिस्पोजेबल, लेकिन जो पेपर कप है वो जल्दी डिस्पोज हो जाएगा, जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन जो हमारे प्लास्टिक कप्स हैं वो डिकम्पोज होंगे. ठीक है, डिस्पोजेबल है तो हाँ डिस्पोज होंगे, ठीक है, लेकिन समय लगेगा उसमें. ठीक है, तब तक हमारे इन्वायरमेंट पर वो इफेक्ट पहुंचाएगा. तो इस तरीके से एक्टिविटी 13.9 है, इसको भी तुम्हें कर लेना है. ठीक भाई, ठीक है. चलो अब आ जाते हैं तुम्हारे क्या रहेगा काम. हाँ ठीक है, तो काम तुम्हें क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनो. रीडिंग करनी है पूरे चैप्टर की, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखे उनको अपनी कॉपी में लिखना है. ठीक है, 2 काम हो गया, फर्स्ट रीडिंग, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो उनको कॉपी में लिखना है अपने, और तीसरा काम है एक्टिविटी जितनी है इनको पढ़ना है, समझना है और सॉल्व करके जो भी आंसर उसको कॉपी में हमें चाहिए. एक्टिविटी का नाम लिखो, एक्टिविटी 13.1, एक्टिविटी 13.2, जो भी एक्टिविटी है उसका नाम लिखो, फिर उसके क्वेश्चन आंसर. ठीक है, इतने 3 काम करने हैं. इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज अभी छोड़ना है तुम्हें, जो 2 इन टेक्स्ट हैं और एक्सरसाइज है उसे अभी मत करो. अभी जितना कहा है 3 काम इतना करके टाइमली हमें भेज दो. ठीक है, तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके.